अभी आपके स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रश्न का संबंध आज के पाठ अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं वाले पाठ से है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित यह पाठ है और उसी से संबंधित ये 10 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, इनको आप चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं और देखिए कि क्या आपको इन प्रश्नों का उत्तर आता है। अगर नहीं तो वीडियो के देखने के बाद आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे और उसके साथ ही अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा जिसको आप हल ना कर सकें। और इन प्रश्नों का उत्तर वीडियो के अंत में दिया गया है। ठीक है, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का क्लास भूगोल का एक आधारभूत क्लास है, यानी कि भूगोल पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों जानना आवश्यक है, जिसे जाने बिना हम भूगोल को नहीं समझ सकते। उसी में से एक तथ्य है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। इसे हम इस चित्र से समझ सकते हैं, जिस पर कुछ रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यही रेखाएं जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। जो रेखाएं इधर से इधर की तरफ खींची गई है, ये दिशा है इनकी, या इधर है यानी कि क्षैतिज खींची गई हैं, वो रेखाएं आपकी कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा है। और जो रेखा लंबवत खींची गई है, ठीक है, लंबवत रेखा खींची गई है, वे देशांतर रेखा है। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखा पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, यानी ये वास्तव में नहीं है, कल्पना की गई है कि वहां से कोई रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? विषुवतीय वृत्त के समानांतर स्थित सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, दो परिभाषा हो गई, यानी कि पश्चिम से पूर्व अगर आपको दिशा नहीं समझ में आ रही है तो पहले दिशा जान लेते हैं कि दिशाएं किस प्रकार से होंगी। कभी भी हम भूगोल में जब पढ़ते हैं तो दिशाएं इस प्रकार से निश्चित रहती हैं। ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर, नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण, हमारे दाहिनी तरफ पूरब तथा बाईं तरफ हमेशा पश्चिम होता है। ठीक है, तो यह दिशा हमेशा रहेगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इधर से इधर जो रेखाएं खींची रहेंगी वो अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, इसको हम यहाँ देखते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी को ग्लोब के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। ये ग्लोब है वास्तव में। ठीक है, ये ग्लोब है, ये इसका अक्ष है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से झुकी हुई है। ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी को दर्शाता है कि ये झुका हुआ है। ठीक, तो कितना झुका हुआ है ये भी समझ लेते हैं यहीं, फिर अक्षांश रेखाओं पे आते हैं। ये जो अक्ष है, यहाँ से पृथ्वी अगर कुछ इस प्रकार से होती तो इसको सीधा माना जाता, लेकिन पृथ्वी ये इतनी झुकी हुई है, तो ये जो कोण बनता है ये 23.5 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, या अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई माना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसका उपयोग हम बाद में करेंगे। अभी हम आते हैं अक्षांश रेखाओं पर। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। दूसरा क्या है? विषुवतीय वृत्त। एक शब्द आ गया विषुवतीय वृत्त के समानांतर, यानी कि विषुवतीय वृत्त क्या है? तो देखिए ये रेखाएं पश्चिम से पूर्व हैं, यही अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है,
ये दिशा इनकी देखिए कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ देखिए विषुवतीय वृत्त लिखा है, ठीक। तो विषुवतीय वृत्त वह रेखा है जो पृथ्वी को, मान लीजिए पृथ्वी है, दो बराबर भागों में बांटती है। एकदम दो बराबर भागों में जो बीचों बीच से रेखा गुजरेगी, एकदम बीच से पृथ्वी की जो रेखा गुजरती है उसे विषुवतीय वृत्त कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश को दिखाती है, ठीक। 0 डिग्री अक्षांश की रेखा विषुवतीय रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक। अब देखिए इसमें एक शब्द और है वृत्त। वृत्त क्यों कहा गया? क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर, एक गोले के चारों ओर उसके सतह पर खींची गई है। इस प्रकार यह वृत्त का निर्माण करती है। जैसे ये वृत्त हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के पास हमें जो वृत्त दिखाई दे रहा है वह भी अक्षांश वृत्त है। ये भी देखिए अक्षांश वृत्त दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से ये भी एक अक्षांश वृत्त है, ये भी एक अक्षांश वृत्त है। यानी कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वह वृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अक्षांश रेखाओं का मान हमेशा अंश या डिग्री में होता है। यहाँ देखिए 80 के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ 80 के साथ अंश जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ देखिए 80 के साथ 60 के साथ अंश जुड़ा हुआ है, साथ में उत्तर भी लिखा हुआ, ऊ का मतलब है उत्तर। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है और विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से जाती है, ठीक, यानी कि इसे दो भागों में बांटती है। पृथ्वी क्या है, गोला है, और गोले को आधा कर दिया है इसने, तो ये क्या हो गया, अर्धगोला। इसी अर्धगोले को हम क्या कह सकते हैं, गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, गोलार्ध। तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा, इस कारण से यह हो गया उत्तरी गोलार्ध। और नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा, इस कारण से यह हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इस प्रकार आपको गोलार्ध समझ में आ गया। अब देखिए कि इसका मान कोणीय क्यों होता है, यानी कि इसका मान अंश या डिग्री में क्यों मापते हैं। तो इसका कारण है अक्षांश रेखाओं के खींचने का तरीका। तो अक्षांश रेखाएं जो खींची जाती हैं वह पृथ्वी के केंद्र से, जो ये केंद्र है इसके बीच के अंदर, यानी कि ये फुटबॉल है, फुटबॉल के बीच में कहीं केंद्र होगा जहां हवा भरी रहेगी। उसी प्रकार अगर मान लीजिए इस पृथ्वी को आधा ऐसे हमने काट लिया, ठीक है, तो यहाँ कहीं उसका केंद्र होगा, ठीक। तो इस केंद्र पे जो आधार रेखा रहेगी इस पे कोई कोण नहीं बनेगा। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री की रेखा, जो हमारा विषुवतीय वृत्त होता है। तो यहाँ कोई कोण नहीं बना तो 0 डिग्री की रेखा हो गई। फिर ऊपर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री का कोण बना, यहाँ 60 डिग्री का कोण बना, यहाँ 75 डिग्री का कोण बना, यहाँ 90 डिग्री का एक कोण बन गया, ठीक है। तो जहां जहां इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, जहां जहां 20 डिग्री मिल रही है उसको मिलाकर हम एक रेखा खींचेंगे तो 20 डिग्री की रेखा खींची गई। इसी प्रकार 40 डिग्री की जहां जहां कोण मिल रहा है उसको मिला के रेखा खींचेंगे तो 40 डिग्री की रेखा हो गई। इसी प्रकार जो आधार रेखाएं जहां जहां से समानांतर होंगी वहां 0 डिग्री अक्षांश होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि इसका मान कोणीय क्यों होता है, क्योंकि केंद्र के साथ यह एक कोण बनाती है। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री समझ लीजिए, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अभी हमने आपको बताया प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यह पूरे ग्लोब पर या पूरी पृथ्वी पर एक चक्कर काटते हैं और इस प्रकार वृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वह वृत्त का निर्माण करती हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अंश से दर्शाया जाता है। ये जो विषुवत रेखा है इसी को हम 0 डिग्री के दर्शाएंगे। इसके नीचे हम जितनी भी रेखाएं दर्शाएंगे वो दक्षिणी अक्षांश लिखा रहेगा। इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं दर्शाएंगे
उसमें उत्तरी अक्षांश लिखा रहेगा। और दोनों तरफ अधिकतम 90 अंश तक हम दर्शाते हैं, 90 अंश उत्तरी और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश से। ठीक, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। रट लेना है, सारी चीजें हमें याद रहनी चाहिए, ये तथ्य बार बार आएंगे। भूमध्य रेखा को हम क्या कहेंगे, अरे विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, विषुवतीय वृत्त के दोनों ओर 90 अंश तक रेखाओं को खींचा जा सकता है, जो हमने अभी आपको बताया। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो भूमध्य रेखा एक ऐसी अक्षांश रेखा है जो सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है। जो बीचों बीच से खींचा जाएगा वही वृत्त तो सबसे बड़ा होगा। यहाँ देखिए, सबसे छोटा वृत्त बन रहा है, उसके बाद बड़ा बन रहा है, उसके बाद बड़ा बन रहा है, फिर बड़ा बनेगा। सबसे बड़ा भूमध्य रेखा का वृत्त होगा और उसके नीचे फिर वृत्त छोटे हो जाएंगे। और सबसे छोटा वृत्त कहाँ होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों पर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा एक ऐसी अक्षांश रेखा है जो सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी। आगे देखते हैं। देखिए, गोलार्ध किसे कहते हैं, अभी हमने बताया कि पृथ्वी है, और पृथ्वी को अगर हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो कौन बांटता है इसको, कमेंट करके बताइए कितने डिग्री की रेखा बांटती है, इस रेखा का क्या नाम है। तो ये बांटती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, यानी कि ये हो गया भूमध्य रेखा, इसको बांट दिया। और इसके ऊपर वाला जो गोलार्ध हो जाएगा, यानी पृथ्वी को आधे आधे भाग में बांटी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गोला है तो गोले के आधे को गोलार्ध। तो ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध, जबकि नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक, विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये बात बता दी है। विषुवतीय वृत्त से उत्तर की ओर सभी अक्षांश रेखाएं को उत्तरी अक्षांश, अभी आपने देखा जिसमें देखिए उत्तर उत्तर जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो उत्तरी अक्षांश, और नीचे जब जाएंगे तो उसमें दक्षिण दक्षिण जुड़ा रहेगा, उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी और भूगोल को समझने की दृष्टि से भी। जैसे विषुवत रेखा भी आपने देखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये जो सबसे ऊपरी भाग है ये ध्रुव है, यानी कि पृथ्वी का जो नीचे का छोर है और ऊपर का छोर है, इसको हम ध्रुव कहते हैं। नीचे की ओर जो दिशा होती है दक्षिण, इस कारण से हो गया दक्षिणी ध्रुव। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, इस कारण से हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक है, 90 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार 90 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ देखिए ये है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। देखिए, ठीक, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर, यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिण है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। अभी हमने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी है। अगर ये छोर इस छोर के साथ यहाँ लगा होता तो इसको सीधा माना जाता, लेकिन यह कुछ झुकी हुई है, और यह झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। ठीक है, इसी कारण से 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये दोनों रेखाएं महत्वपूर्ण हो गई। इसी रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, और इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। वास्तव में सूर्य इन्हीं रेखाओं के बीच लंबवत चमकता है। इसके आगे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होने लगती हैं। ठीक, इस विषय में हम आगे जब जलवायु का चैप्टर आएगा तो हम विस्तार से देखेंगे कि सूर्य का किस प्रकार से
गमन होता है उत्तर और दक्षिण की ओर। अब देखिए, ये 23.5 डिग्री की उत्तरीय अक्षांश रेखा है, यह 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा है, और सूर्य वर्ष में कभी न कभी इनके बीच लंबवत चमकता है। वास्तव में सूर्य इसी के बीच में आगे पीछे डोलता रहता है। अगर सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर की ओर चमक रहा है लंबवत, तो इसे उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। और विषुवत रेखा के दक्षिण चमक रहा है तो इसे दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है। उत्तरायण और दक्षिणायन ये क्या होता है, इसके विषय में विस्तार से बाद में देखेंगे। अभी हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर ही फोकस करेंगे, ठीक। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या होता है। यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को उत्तरी ध्रुव वृत्त, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, ठीक। दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ठीक। अब उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी अगर अपने अक्षांश पे भी हमने आपको बताया झुकी न होती तो 90 अंश का कोण बनता, लेकिन झुकी हुई है कितना, 23.5 डिग्री। तो 90 में से 23 डिग्री को घटाएंगे तो ये हिस्सा हो गया आपका 66.5 डिग्री। इस प्रकार से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिस प्रकार से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण हो गई थी, तो इन्हीं रेखाओं को अगर उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, और अगर दक्षिण में है तो इसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहेंगे, ठीक है। यानी कि इसे ध्रुव वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी पर ताप कटिबंध, ताप कटिबंध का मतलब क्या है, तापमान का कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र। जैसा क्षेत्र रहेगा उसी हिसाब से उसका नामकरण कर दिया गया है ताप के अनुरूप। जहाँ सबसे अधिक ताप रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, उष्ण, ठीक है। उष्ण कटिबंध, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी है, और उष्ण का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा गर्म, तो ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध, ठीक। उष्ण के बाद ये देखिए, यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में आपने सुना होगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ भी ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ भी ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, हिमानी पाई जाती है, तो यहाँ बर्फ जमी रहती है, यानी कि बहुत शीतल तापमान है, तो इस कारण से इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ है तो उत्तरी, और दक्षिण की तरफ है तो ये दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। और बीच वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ न तो बहुत अधिक गर्मी और न ही बहुत अधिक ठंडी होगी, इस नाते यह शीत भी होगा और उष्ण भी होगा, ठीक है। इन्हीं दो शब्दों को मिलाकर बना है शीतोष्ण, ठीक है। तो कैसा कटिबंध होगा, शीतोष्ण कटिबंध। जैसा कि उत्तर भारत में आप देखते हैं, यहाँ शीत का भी मौसम आता है और उष्ण मौसम भी आता है, ठीक। तो यह शीतोष्ण कटिबंध है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग कहाँ रहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। ये होता क्यों है, ये मतलब ये ऐसा है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये होता क्यों है इसके बारे में देखिए। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि सूर्य की किरणें वर्ष भर कभी न कभी इसके बीच लंबवत चमकती हैं। तो जहाँ किरणें लंबवत चमकेंगी वहाँ तापमान अधिक होगा, जिसे इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए, एक टार्च की लाइट है, यह एकदम लंबवत चमकती है तो इसका क्षेत्र छोटा है, ठीक। और जब यह क्षेत्र तिरछा, जब इस पे लाइट तिरछी पड़ती है तब देखिए इसका क्षेत्र बड़ा हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें गर्मी होगी तो कौन सा क्षेत्र जल्दी गर्म होगा, ध्यान से सोच के बताइए, यही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह छोटे क्षेत्र में अधिक उष्मा पड़ रही है, इस कारण से गर्मी जल्दी से वहां पहुंचेगी और उसे गर्म कर देगा, ठीक है। और जबकि यहाँ तापमान के बिखराव या बड़े क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मी कम होगी, यानी कि यह किरणें जितने ही तिरछी होती जाएंगी वहाँ गर्मी कम होगी, ठीक है। इसको एक और उदाहरण से समझिए। आपने बचपन में कभी न कभी लेंस का प्रयोग किया होगा,
जो उत्तल लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को सिकोड़ कर एक कागज के टुकड़े पर अगर गिराते हैं तो कागज का टुकड़ा थोड़ी देर में जल जाता है। तो उसका यही कारण है कि बहुत सारी किरणें बहुत छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो गई। इसी प्रकार यहाँ जो लाइट है ये अगर छोटे क्षेत्र पर केंद्रित होंगी तो जल्दी गर्म हो जाएगा, अगर बड़े क्षेत्र पर केंद्रित होंगी तो जल्दी गर्म नहीं होगा, यानी कि यहाँ कम तापमान होगा। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार की घटना पृथ्वी के साथ भी होती है। सूर्य की किरणें वर्ष में कभी न कभी इन क्षेत्रों पे लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ गर्मी अधिक होती है। ठीक, और विषुवत रेखा के पास गर्मी सबसे अधिक और वर्षा भी सबसे अधिक होगी, यानी कि सब सर्वाधिक तापमान विषुवत रेखा के पास होता है, यानी उष्मा सर्वाधिक विषुवत रेखा को प्राप्त होती है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी और सबसे अधिक तिरछी कहाँ हो जाएंगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम तापमान पाया जाएगा, इस कारण से यहाँ शीत कटिबंध है। और यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी है तो ये हो गया उष्ण कटिबंध, और यहाँ थोड़ी तिरछी होंगी और थोड़ी कभी कभी कम तिरछी होंगी, कभी ज़्यादा तिरछी होंगी। उस प्रकार से यहाँ कभी शीत आएंगे, कभी गर्मी का मौसम आएगा, तो यानी यह शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक करने से इसकी पहुंच बढ़ती है। अगर काम अच्छा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी वीडियोज पहुंचते रहें। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी का ताप कटिबंध, वही चीजें जो हमने बताई वही है। ठीक, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त की तरफ जो रेखा होगा क्षेत्र, उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। और शीत कटिबंध क्या है, ये ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक और उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, कटिबंधों के बारे में आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए अक्षांश रेखाओं का उपयोग, कोई भी चीज हम पढ़ते क्यों है, कोई भी काम हम क्यों करते हैं, उसका कोई न कोई उपयोग होगा ना। उसी प्रकार से अक्षांश रेखाओं का भी कुछ उपयोग है। जैसे अक्षांश रेखाओं का प्रयोग से हम यह समझ सकते हैं किसी स्थान पर दिन की अवधि कितनी अधिक होगी। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जहाँ सबसे अधिक लंबवत पड़ती हैं वहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। ठीक है, और भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर, जैसे गर्मी के समय में या उत्तरायण होने पर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इधर, अगर सूर्य उत्तरायण है इधर चमक रहा है तो उत्तरायण होने पर दिन की अवधि बढ़ जाएगी। जैसे गर्मियों में हमारे वहाँ 16 घंटे का दिन होता है। ठीक है, और रात कितने की हो जाएगी, 8 घंटे की। और सर्दियों में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो सर्दी के समय में दिन हो जाता है 8 घंटे का और रात हो जाती है 16 घंटे की। ठीक, अगला उपयोग देखिए, ये तो हो गया आपके दिन की अवधि समझने का। अगला उपयोग क्या हो जाएगा, ताप कटिबंधों को समझने के लिए जो हमने आपको ऊपर बता दिया। और ये तीसरा क्या है, स्थिति के निर्धारण में। ठीक, अब देखिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं ऐसी रेखा है जो हर स्थान से गुजरती है, वह हमें भले ही दिखाई ना दे। अगर हमने किसी जगह का लोकेशन कुछ अक्षांश और देशांतर बता दिया गया तो वह स्थान दुनिया में केवल एक ही होगा। मान लीजिए हमने बताया कि मैं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 90 डिग्री दक्षिणी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हूँ, तो वह स्थान एक ही होगा। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ आप हैं कि नहीं है। ठीक है,
तो इसका उपयोग स्थिति के निर्धारण में या लोकेशन के निर्धारण में किया जाता है। हमारा जो गूगल का लोकेशन का ट्रेस करने का तरीका है वह कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर ही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अक्षांश रेखाएं समाप्त होती हैं। अब हम अगला देखेंगे देशांतर रेखाएं। ठीक है, अगला है हमारा देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बाद अब देशांतर रेखाएं। ठीक, वो क्या है, देखिए ग्लोब पर ये ग्लोब का रूप है, इस पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची गई हैं और कुछ रेखाएं देखिए इस प्रकार से खींची गई हैं। ठीक है, तो जो रेखाएं क्षैतिज खींची गई हैं, अभी हमने आपको बताया जो रेखाएं क्षैतिज खींची गई हैं वह है अक्षांश रेखाएं, और ये रेखा जो ऊपर से नीचे या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा। ठीक, इसको हम यहाँ से देखिए समझ सकते हैं, ये क्या है, देशांतर रेखा। यह कहाँ से निकल रही है, यह एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव पर जाती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर यह दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती है, और ध्रुवों पर ये देखिए आपस में एक दूसरे से मिल जा रही हैं। ठीक है, ये ध्रुवों पर आपस में मिल रही हैं कि नहीं, तो इस कारण इनके बीच की दूरी यहाँ शून्य हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, वही परिभाषा लिखा हुआ है। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, यह रेखा जो आपको दिखाई दे रही है उत्तरी ध्रुव से निकल तो रही है, जा कहाँ रही है, दक्षिणी ध्रुव पर जा रही है, जो हमें यहाँ से अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और दक्षिणी ध्रुव पर यह रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी। और यह रेखाएं भी कोणीय मान होता है, इनका कोणीय मान होता है, जिस प्रकार से देशांतर रेखाओं का था। और इसमें हम क्या जोड़ते हैं, अंश जोड़ते हैं या डिग्री शब्द जोड़ते हैं, यानी कि यह कितने अंश का कोण बनाती हैं। ठीक, जैसे हमने अक्षांश रेखा को खींचा था, तो इस बार हम देशांतर रेखा को खींच के आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए पृथ्वी को इस प्रकार से आधा आधा आप काट लीजिए। ठीक है, ये आधा हो गया, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र। यहाँ से जो आधार रेखाएं खींच लेंगे तो आधार रेखा पर कोण कितना होगा, 0 डिग्री का। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका आधार रेखा हो गया, 0 डिग्री यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब इससे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश से मिलाते हुए इधर 90, इधर 180 तक, और इधर मतलब अभी सामने से हम देख रहे हैं तो मान लीजिए इधर 90 और इधर 90, यानी कि 180 इधर खींचेंगे और 180 पीछे की तरफ, 90 इधर और 90 इसके पीछे, यानी कि पूर्वी गोलार्ध यानी कि 0 डिग्री के दाहिने तरफ, इसके दाहिने तरफ 180 डिग्री देशांतर तक, और इसके बाएं तरफ 180 डिग्री देशांतर तक हम खींचेंगे। तो बाएं वाला जो दिशा होती है वो होता है पश्चिम, और दाहिने जो दिशा होती है वो होती है पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार हम देशांतर रेखाओं को पूर्व की तरफ 180 अंश और पश्चिम की तरफ 180 अंश खींचेंगे। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है, अगर किसी मान में मान लीजिए 30 डिग्री आता है, अगर इसके साथ पूर्व या पश्चिम शब्द जुड़ जाता है तो वह रेखा देशांतर रेखा होगी। ठीक है, अगर इसी 30 के साथ उत्तर या दक्षिण जुड़ जाता है तो यह कैसी रेखा होगी, अक्षांश रेखा होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अक्षांश रेखाएं उत्तर दक्षिण में होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं पूर्व पश्चिम में होती हैं। ठीक, अगला देखिए, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। अभी हमने पढ़ा
अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती थी, लेकिन देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। जैसे ये देखिए 0 डिग्री की रेखा है, उत्तरी ध्रुव से चली दक्षिणी ध्रुव पे ख़त्म हो जाएगी। और इसके विपरीत देखिए यहाँ 180 डिग्री की रेखा चल रही है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, ध्यान से देखिए फिर से, ये 0 डिग्री की रेखा है और ये 180 डिग्री की रेखा है, यानी कि 0 डिग्री के विपरीत ही अर्धगोला 180 डिग्री का बनाता है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इसका अर्थ क्या है? देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, यानी कि वह पूर्ण परिधि पर चारों तरफ घूमी रहती हैं तो पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। जबकि अक्षांश रेखाएं उसके आधे भाग पर, ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है, आधे भाग पर मान लीजिए 0 डिग्री रेखा है, तो इसके विपरीत जो रेखा खींची जाएगी वो 180 डिग्री की रेखा खींची जाएगी, यानी कि आधा मान इधर होगा और आधा मान इधर होगा। इस कारण से कैसे वृत्त बनाएंगे? अर्धवृत्त का निर्माण करती है। जैसे यहाँ देखिए ये 0 डिग्री की रेखा है, इसके विपरीत यहाँ 180 डिग्री की रेखा खींची गई है कि नहीं। उसी प्रकार देखिए यहाँ 30 डिग्री की रेखा है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जा रही है, इसके विपरीत 150 डिग्री की रेखा खींची गई है। ठीक, इधर जो रेखा पूर्व लिखा रहेगा, इधर वाली रेखा में वह पश्चिम लिखा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। अब देखिए देशांतर रेखाओं में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जाके मिलते हैं, तो ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी अभी हमने बताया 0 हो जाती है, जो यहाँ लिखा हुआ है। और सबसे अधिक कहाँ होगी? तो पृथ्वी बीच में उभरी हुई है, तो उभरे हुए वाले भाग में, जहाँ बीच वाला भाग है, यहाँ सबसे अधिक दूरी होगी कि नहीं इनके बीच। ये बीच में कुछ इस प्रकार से फैल जाते हैं, तो देखिए ये बीच में इनके बीच की दूरी अधिक हो जा रही है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है सबसे अधिक होगा। और जैसे जैसे हम यहाँ से इधर चाहे उत्तरी ध्रुव में चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी घटती जाएगी। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी, जो यहाँ लिखा है। ठीक है, ये देखिए ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती जाएगी। ठीक, अगला अभी हमने कोणीय मान पढ़ा था। ठीक है, तो कोणीय मान, तो 1 डिग्री को हम मिनट में, ठीक है, डिग्री को मिनट के और मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। डिग्री का निशान जैसे 1 डिग्री इस प्रकार से लिखेंगे और मिनट पे 1 ऐसे हलंत लगाएंगे, और 1 मिनट अगर कहीं है तो इसको हम सेकंड बनाएंगे तो 60 सेकंड इस पर 2 बार लगा देंगे। ठीक है, डैश डैश। तो ये क्या हो गया? इसको मिनट पढ़ेंगे, इसको डिग्री पढ़ेंगे, इसको मिनट पढ़ेंगे और इसको सेकंड पढ़ेंगे। ये सेकंड है, ये मिनट है। ठीक है, अब देखिए ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश होते हैं? कितनी? ये अक्षांश रेखा लिख दिया गया, ये गलत है, ये देशांतर रेखा होगा। ठीक है, तो इस पर कुल 360 देशांतर रेखाओं को दर्शाया जाता है, जिसमें 0 डिग्री के बाईं ओर, 0 डिग्री के, ये मान लीजिए 0 डिग्री की रेखा, इसके बाईं ओर 180 देशांतर रेखा, इसके दाहिने ओर 180 देशांतर रेखा। तो जो दाहिने ओर होगा ये पूर्वी देशांतर है और जो बाईं ओर होगा ये पश्चिमी देशांतर है। तो यानी कुल 360 देशांतर रेखाओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ग्लोब है, इसके जो बीचों बीच से खींची गई है रेखा, तो इधर जहाँ से पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध शुरू होता है और इधर पश्चिमी गोलार्ध शुरू होता है, यही 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान या मध्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा
कहते हैं। ठीक है, प्रधानयामी उत्तर रेखा कहते हैं। कहाँ से गुजरती है? तो लंदन से होकर ये गुजरती है। ठीक, वहाँ पे क्या है? राजकीय वेधशाला है। और इसे ग्रीनविच रेखा, इसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, यानी प्रधानयामी उत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये सब एक ही नाम है। इसको या तो 0 डिग्री देशांतर कहिए, या तो प्रधानयामी उत्तर कहिए, या तो ग्रीनविच रेखा कहिए। ठीक, तो प्रधानयामी उत्तर रेखा पूर्व की तरफ जाने पर 180 अंश और देशांतर तक पूर्वी गोलार्ध, प्रधानयामी उत्तर रेखा पूर्व की तरफ 180 देशांतर तक पूर्वी गोलार्ध, जबकि प्रधानयामी उत्तर रेखा के ओर पश्चिम की ओर 180 देशांतर पश्चिमी गोलार्ध। अभी हमने आपको बताया कि बीचों बीच से जो बांट दिया गया है ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसी को प्रधानयामी उत्तर रेखा भी कहते हैं। तो इधर जाएंगे 180 अंश और इधर जाएंगे 180 अंश। तो इधर जाएंगे तो दाहिने तरफ है तो पूर्व, ये बाएं तरफ है तो पश्चिम। ठीक, वही बात यहाँ कही गई है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए 0 डिग्री रेखा को हम क्या कह रहे थे? प्रधानयामी उत्तर रेखा। ठीक, इससे क्या करते हैं? समय का मापन किया जाता है। इससे आगे हम देखेंगे कि इससे किस प्रकार से समय का मापन किया जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इससे क्या नापेंगे? तिथि या डेट नापते हैं या दिनांक नापते हैं कि कौन सा दिनांक है या कौन सा दिन है। ठीक, आगे किसी देशांतर रेखा पर समय एक जैसा ही होता है। ठीक है, मान लीजिए ये कई सारी देशांतर रेखा है, तो इस पर जो समय होगा, जो यहाँ होगा उत्तरी गोलार्ध में, वो यहाँ से लेकर समय कुछ इसी प्रकार से होगा। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा पर जो समय हो रहा है वही इस समय यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन अगले देशांतर पर इनके बीच में अंतर होगा। ठीक, चूंकि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बात हमेशा याद कर लीजिए, रट लीजिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसलिए प्रधान मध्याह्न रेखा या जो 0 डिग्री की ये ग्रीनविच रेखा आप देख रहे हैं, इसके बाईं ओर समय घटता जाता है और इसके दाहिने ओर समय बढ़ता जाता है। ठीक, पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी होती है। तो कितनी कमी होती है ये हम आगे देखते हैं। अब देखिए, तो अभी हमने पढ़ा कि प्रधानयामी उत्तर या 0 डिग्री रेखा या ग्रीनविच रेखा जो है, इसके अगर हम बाएं जाएंगे तो समय घटेगा और इधर जाएंगे तो समय जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना जुड़ेगा घटेगा वो पृथ्वी के घूर्णन पे या अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है पृथ्वी, उससे निर्धारित होता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? एक दिन हो जाता है पूरा, जहाँ से समय शुरू हुआ रहेगा वहीं समय पहुँच जाएगा। यानी कि पृथ्वी लट्टू की तरह जो अपने धुरी पर घूमती है उसको हम बोलते हैं चक्रण या अपनी धुरी पर घूर्णन। घूर्णन के कारण क्या होता है या चक्रण के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं, तो ये समय लगता है 24 घंटा। और 24 घंटा में इसका अर्थ है कि ये पूरा गोले के कोण कितना होगा? 360 अंश। यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। तो 1 घंटे में इससे भाग देने पे पता चलेगा कि 15 देशांतर की दूरी 1 घंटे में तय करेगी, तभी वह 360 देशांतर की दूरी 24 घंटे में तय करती है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम 0 डिग्री रेखा से 15 डिग्री देशांतर बाईं तरफ अगर हम जाएंगे तो 1 घंटे का माइनस हो जाएगा। 30 डिग्री जाएंगे तो 2 घंटे का, और 45 डिग्री जाएंगे तो 3 घंटे का। इसी प्रकार से जो है ये बढ़ता और घटता रहता है समय। और दाहिनी ओर जाएंगे तो समय बढ़ता रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा, हर 15 देशांतर पर 1 1 घंटा बढ़ता रहेगा। ठीक है,
तो ये देखिए, अतः 1 घंटा, यहाँ ये कथन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। पृथ्वी को 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। वह 360 देशांतर, उसी को एक चक्कर को 360 देशांतर कह सकते हैं, 24 घंटे में पूरा करती है। तो 1 घंटे में 15 देशांतर की दूरी तय करेगी, या 4 मिनट में 1 देशांतर की दूरी तय करेगी। ठीक, इसको ध्यान से देखकर समझ लीजिएगा। और कोई चीज़ न समझ में आए तो उसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा, तो उसकी दुविधा अलग वीडियो में दूर कर दी जाएगी, या फिर वहीं सुझाव बता दिया जाएगा। अगला देखिए, मानक समय रेखा। ये क्या होता है? किसी देश में समय के निर्धारण के लिए कोई रेखा को मानक समय रेखा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि हर 15 डिग्री अक्षांश पर, या 15 डिग्री देशांतर पर, अक्षांश नहीं देशांतर पर, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे समय का अंतर हो जा रहा है। अब मान लीजिए जैसे भारत है, तो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री पूर्व के बीच में है। यानी कि इनके बीच में लगभग 29 डिग्री या 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। यानी कि यहाँ के समय और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक, यहाँ सुबेरा अगर 4 बजे हो रहा है तो यहाँ सुबेरा 6 बजे होगा। ठीक है, तो अगर हम हर जगह के हिसाब से समय का मापन करेंगे तो एक ही देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय हमको दिखाई देगा। इसी कठिनाई से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक मानक समय मान लेते हैं। जैसे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? मानक समय रेखा है, या 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा मानक समय रेखा है, जिससे पूरे देश का एक ही समय रह जाएगा। ठीक, जिससे विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं अन्य कार्य करने में आसानी होगी। जो भारत के समय का निर्धारण होता है वो यहाँ से होता है। ऐसा क्यों है? ये देखिए, इधर से अगर आप 14.5 डिग्री आएंगे तो 82.5 के आसपास पहुँचेंगे, इधर से भी 14.5 आएंगे तो 82.5 के आसपास पहुँचेंगे। ठीक है, यानी कि इसको लगभग बीच में चुना गया है। और एक शर्त और है कि विश्व के देशों में ये आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट या 7.5 डिग्री के अंतराल पे, यानी कि आधे घंटे के अंतराल पर मानने का प्रचलन है। ठीक है, कोई 83 डिग्री 84 डिग्री 85 डिग्री नहीं मानेगा। या तो वह 15 का गुणक होगा या वह 7.5 का गुणक होगा, यानी कि उसमें आप हमेशा 7.5 से भाग देने पर वह कट जाएगा, ऐसे माना जाता है। यह क्या है? आपसी समझ बस है, इसका कोई नियम नहीं है, विश्व के देशों ने बनाया है ताकि आसानी से समझा जा सके। अब देखिए, जिन देशों में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार अधिक पाया जाता है वहाँ एक से अधिक मानक कटिबंधों को मान लेते हैं। जैसे कि अमेरिका में 6 कटिबंध। अब देखिए, अमेरिका का ये एक रेखा है 180 डिग्री देशांतर अलास्का के पास से कहीं गुजरती है, और यहाँ देखिए 60 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ गुजर रही है। ठीक है, 160 में से 80 घटाएंगे 120, यानी कि यहाँ के समय में 8 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ सुबह होने वाली होगी तो यहाँ शाम होने वाला होगा। इसको और आसानी से रूस के संदर्भ में आप देख लीजिए। जैसे रूस में देखिए, ये 30 डिग्री की रेखा से लेके 180 डिग्री की रेखा तक है, यानी कि 150 डिग्री, यानी कि 10 घंटे का अंतर। तो एक जगह दिन हो रहा होगा तो एक जगह दिन डूब रहा होगा। अगर हम इसके बीच में समय मान लेते हैं तो भोर का समय अगर यहाँ 6 बज रहा है तो यहाँ पता चलेगा रात हो रही है, यहाँ दोपहर हो गया है। ठीक है, तो इसी कारण से इस समस्या से हम बचने के लिए कई सारे कटिबंधों को मान लेते हैं। जैसे अमेरिका में हर 15-15 डिग्री पे मान लेंगे, या जियो से भी मानेंगे। यहाँ पे अमेरिका में 6 समय कटिबंध है, रूस में इससे भी अधिक शायद 12 कटिबंध हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कटिबंध
अधिक भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कटिबंध हो। ठीक, अब आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपने इसे समझ लिया होगा। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वहाँ घंटी का निशान होगा उसे भी दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो वह आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। अब देखते हैं कि वीडियो के जो प्रारंभ में प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या था, अक्षांश रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उनकी दिशा जान ही गए होंगे आप, पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा किसे कहते हैं? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं क्या निर्माण करती हैं? तो वह अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अक्षांश रेखाओं का कोई एक उपयोग बताना। यहाँ तीनों दे दिए हैं, इसमें से आप कोई एक बता सकते हैं। दिन रात की अवधि जानने में, कटिबंधों के निर्धारण में, किसी क्षेत्र की स्थिति जानने में। ठीक है, ये तीनों उपयोग है इसके। अगला देखिए कि देशांतर रेखाओं की दिशा क्या होती है? अभी पहला प्रश्न था अक्षांश रेखाओं की दिशा और दूसरा क्या है? देशांतर रेखाओं की दिशा। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर। देशांतर रेखाओं का उपयोग बताना है, तो समय के निर्धारण में और तिथि या दिनांक के निर्धारण में। 8वां देखिए, भूमध्य रेखा से दूर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी में क्या अंतर आता है? तो उनके बीच की दूरी घटती जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाएगी। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 180 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहीं कहीं थोड़ी मुड़ी भी हुई है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है और अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।